जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश जर्नी। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उनके उच्च विचार आज भी युवा पीढ़ी को आकर्षित करते हैं। मैं एक साइंटिस्ट और स्टेटमैन एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूँ। कहानी के सारे शब्द कलाम साहब के हैं, मैं बस उन्हें बयां कर रहा हूँ। मेरा जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के आइलैंड रामेश्वर शहर में एक मध्यम तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनालुबुद्दीन न तो ज़्यादा पढ़े थे न तो ज़्यादा पैसे वाले थे। इन कमियों के बावजूद उनके पास महान सहज ज्ञान और आत्मा की सच्ची उदारता थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी एक आदर्श सहायक थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि वो प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाती होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पूरे परिवार से ज़्यादा बाहर के लोगों के साथ हमने भोजन किया था। मैं कई बच्चों में से एक था, एक छोटा साधारण लड़का जो लंबे और सुंदर माता पिता से पैदा हुआ था। हम 19वीं सदी के अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर रामेश्वर की मस्जिद स्ट्रीट पर चूना पत्थर और ईंट से बना बड़ा पक्का घर था। मेरे तपस्वी जैसे पिता सभी आवश्यक सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। हालांकि भोजन, दवा या अन्य चीज़ों के संदर्भ में हमेशा मिलती रही। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था, भौतिक और भावनात्मक दोनों रूप से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में छिड़ गया था। मैं तब 8 साल का था। मुझे कभी समझ नहीं आया किन कारणों से बाजार में इमली के बीज की अचानक मांग उठ गई। मैं बीज एकत्र करता और मस्जिद स्ट्रीट पर प्रोविज़न शॉप पर बेचता। एक दिन में मुझे बड़ा अच्छा सा एक आना मिलता। मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझे वॉर की कहानियाँ सुनाते, जो बाद में दीना मनी नामक एक अखबार में मैं देखता। हमारा एरिया वॉर से पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन कुछ ही समय में इंडिया को फोर्स किया जाने लगा युद्ध में जुड़ने के लिए और इमरजेंसी लगा दी गई। पहली कैजुअलिटी ये आई कि रामेश्वरम स्टेशन से ट्रेन में से न्यूज़पेपर के बंडल फेंके जाने लगे धनुषकोडी के बीच में। मेरा कजिन शमसुद्दीन जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, उसे हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी। जाहिर सी बात है, वो हेल्पिंग हैंड मैं ही बना। उसने मुझे पहली कमाई कमाने में मदद की। आधी सेंचुरी बीत गई, लेकिन मुझे अब भी मेरी पहली कमाई याद है। हर बच्चा कुछ विरासत में मिली विशेषताओं के साथ एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में पैदा होता है। मुझे अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिला है और माँ से गहरी दया और विश्वास। मेरी तरह मेरे 3 भाई और बहनों को भी। बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। बच्चों के रूप में हमने कभी आपस में भेदभाव या अंतर महसूस नहीं किया था। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो रामेश्वर टेम्पल के बड़े पुजारी थे। बाद में उन्होंने वो पदभार ग्रहण किया। अरविंद यात्रालुओं को ट्रांसपोर्ट कराने के बिजनेस में लग गया और शिव प्रकाशन साउथर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। श्री सीताराम कल्याणम एन्युअल सेरेमनी में मेरी पूरी फैमिली बोट अरेंज करवाती, वो भी स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ जिसमें भगवान बैठ सके, और मैरिज साइट जो पॉन्ड के मिडल में थी हमारे घर के नज़दीक, वहाँ पे ले जा सके। मेरी माँ और नानी माँ हमें रात को रामायण की स्टोरी सुनाते थे। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तब एक नए टीचर हमारी स्कूल में आते हैं। मैं हमेशा एक कैप पहनता जो मेरी मुस्लिम होने की पहचान थी। मैं
हमेशा फर्स्ट रो में रामानंदा के साथ बैठता, जो पवित्र धागा पहनता था। न्यू टीचर ये बात हजम नहीं कर पाए कि हिंदू पुजारी का बेटा मुस्लिम के साथ बैठता था। हमारे सामाजिक रैंकिंग के ऊपर उन्होंने मुझे बैक बेंच में बैठने को कहा। मुझे बड़ा बुरा लगा। रामानंदा शास्त्री को भी वो मुझे मुड़ के पीछे देखता रहता, जो मुझे भी बुरा लगता। स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाकर ये बात हमने पेरेंट्स को कही। लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुला के हमारे सामने ही डांट दिया और कहा कि मासूम बच्चों को जात पात का जहर मत सिखाओ, या तो बच्चों से माफ़ी मांगो या स्कूल छोड़ दो या फिर ये आइलैंड। टीचर को भी ये गलती का एहसास हुआ और लक्ष्मण शास्त्री द्वारा दी गई बात से उनको गहरी शिक्षा मिलती है। रामेश्वरम का छोटा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के मामले में बहुत कठोर था। मेरे साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर एक रूढ़िचुस्त ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी भी। हालांकि वो विद्रोही भी थे। यहाँ पे विद्रोही का मतलब समाज से अंधविश्वास को हटाना होगा। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की पूरी कोशिश की ताकि अलग अलग समाज के लोग एक हो सके। वो मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहते, कलाम, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इतना डेवलप करो कि बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड लोगों की बराबरी कर सको। एक दिन उन्होंने मुझे घर पे खाने के लिए बुलाया। उनकी पत्नी मानो धुआं पुआं सी हो गई इस बात को जानकर कि एक मुस्लिम लड़का मेरे पवित्र किचन में आएगा। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं किचन में उसे खाना नहीं दूंगी। ये जानकर हमारे टीचर ना तो गुस्सा हुए ना व्याकुल, बल्कि टीचर ने अपने हाथों से मुझे खाना दिया और मेरे साथ बैठे खाने के लिए। उनकी पत्नी किचन में से ये सब देख रही थी। मुझे लगा कि वो मुझे देख रही है कि मैं कैसे राइस खाता हूँ, पानी पीता हूँ और खाने के बाद नीचे गिरी हुई सारी चीज़ें साफ कर देता हूँ। मैं जब घर जा रहा था तो टीचर ने मुझे फिर से नेक्स्ट वीकेंड डिनर के लिए इनवाइट किया। मेरे चेहरे के हाव भाव को देखते उन्होंने कहा, अपसेट मत हो। अगर तुम समाज को बदलना चाहते हो तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं डिनर पर गया तो टीचर की वाइफ ने खुद मुझे किचन में ले जाकर अपने हाथों से खाना दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने को ही आया था और इंडिया की आज़ादी लगभग करीब थी। गांधी जी ने घोषणा कर दी थी, इंडियंस अपना इंडिया खुद बनाएंगे। पूरा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भरा था। मैंने पिताजी से आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में पढ़ने के लिए अनुमति। पिताजी ने कहा, मैं जानता हूँ अबू, तुम्हें बाहर जाकर बड़ा बनना है। क्या सीगल नहीं उड़ता सूरज के पार बिना घोंसले को? उन्होंने खलील जिब्रान की बात मेरी हिचकिचाती माँ को कही। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे आपके माध्यम से आते ज़रूर है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार है। और ये कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी का छोटा सा टुकड़ा यहीं समाप्त होता है, जो विंग्स ऑफ फायर में से लिया गया था। मेरा कोटि कोटि नमन एक अद्भुत और सरल सौम्य इंसान अब्दुल कलाम को। वैसे तो बोलने जाऊंगा तो एक अध्याय भी कम पड़ेगा कलाम साहब के ऊपर। ये बस मेरी छोटी सी कोशिश थी उनके बचपन की एक झलक दिखाने की। आशा रखता हूँ मेरी ये कोशिश सफल रही होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।